हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल पेट्स फॉर नर्सिंग। सो फ्रेंड्स, पेट्स फॉर नर्सिंग पर आप सभी का एक बार बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम नर्सिंग फाउंडेशन फर्स्ट यूनिट 4 जो चल रहा है वाइटल साइंस, उसका आज हम पार्ट 7 देखेंगे। ठीक है। सो इससे पहले हमने उसके 1 to 6 सभी 6 पार्ट क्लियर किए। सो अभी तक आपने जो 6 पार्ट नहीं देखे हुए, सो प्लीज़ वह 6 पार्ट प्लीज़ देखेगा, देन इस वीडियो में आएगा। ठीक है। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम ब्लड प्रेशर, then physiology and its regulation of the blood pressure, then factor affecting on blood pressure, then the assessment of blood pressure, then equipment used for assessing blood pressure and some alteration in the blood pressure, सभी टॉपिक्स आज हम क्लियर करेंगे। ठीक है। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो का जो फर्स्ट टॉपिक है दिस इज द ब्लड प्रेशर। ठीक है। सो अभी ब्लड प्रेशर क्या रहता है? सो ब्लड प्रेशर दिस इज नथिंग बट द प्रेशर इज फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्लड ऑन द वॉल ऑफ द आर्टरी। ठीक है। सो ब्लड प्रेशर क्या है? जो आर्टरी का जो वॉल रहता है, ठीक है, सो वहाँ पर जो ब्लड का फ्लो रहता है, सो उसके फ्लो से जो भी प्रेशर एग्जर्ट होता है, सो उस प्रेशर को क्या कहते हैं? ब्लड प्रेशर। ठीक है। इट इज़ एग्जर्टेड व्हेन द ब्लड फ्लो थ्रू द आर्टरी। ठीक है। और ब्लड फ्लो को जो ब्लड प्रेशर को कभी एग्जर्ट करते हैं, मतलब जब भी आर्टरी से जो ब्लड का फ्लो होता है, सो उसी टाइम जो प्रेशर एग्जर्ट होता है या फिर प्रेशर होता है, सो उस प्रेशर को क्या कहते हैं? ब्लड प्रेशर। ठीक है। एंड इट इज़ मेजर्ड इन द मिलीमीटर ऑफ द मर्क्यूरी। ठीक है। और ब्लड प्रेशर को किस में मेजर करते हैं? सो mm ऑफ एज। ठीक है। या फिर उसको क्या कहते हैं? मिलीमीटर ऑफ द मर्क्यूरी। ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द ब्लड प्रेशर। देन वी डिस्कस अबाउट द आर्टेरियल ब्लड प्रेशर विच एक्सप्रेस इन द 4 डिफरेंट टर्म्स। सो अभी एक्चुअली जब भी हम ब्लड प्रेशर काउंट करते हैं या फिर मेजर करते हैं, सो उसी टाइम आर्टेरियल ब्लड प्रेशर हम ज़्यादातर टाइम आर्टेरियल ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं। बट जो आर्टेरियल ब्लड प्रेशर रहता है, सो उसके 4 टर्म्स रहते हैं, मतलब उसमें हम सिर्फ सिस्टोलिक या फिर डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर नहीं मेजर करते। कॉमनली सिस्टोलिक और डायस्टोलिक यूज़ करते हैं, बट आर्टेरियल ब्लड प्रेशर के उसके 4 डिफरेंट टर्म्स रहते हैं, उसमें सिस्टोलिक, डायस्टोलिक, पल्स प्रेशर और मेन आर्टेरियल ब्लड प्रेशर। ठीक है। सो हम स्टेप वाइज देखते हैं। सो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इट इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द आर्टरी ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द वेंट्रिकल्स। ठीक है। सो जब भी वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन होता है, सो उसी टाइम जो मोस्ट ऑफ अमाउंट में या फिर ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में जो वॉल ऑफ आर्टरी पर जो प्रेशर एक्सर्टेड होता है, सो उस प्रेशर को क्या कहते हैं? सिस्टोलिक प्रेशर। ठीक है। एंड द नॉर्मल सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज 120 mm ऑफ एज एंड इट्स रेंजेस बिटवीन द 110 to 140 mm ऑफ एज। ठीक है। और जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर रहता है उसका रेंज रहता है 110 to 140 mm ऑफ एज, जो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल से जो मैक्सिमम अमाउंट में प्रेशर एक्सर्टेड होता है। और सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एवरेजली कितना रहता है? एवरेजली रहता है 120 mm ऑफ एज। ठीक है। सो दिस इज फर्स्ट आर्टेरियल ब्लड प्रेशर। द नेक्स्ट वन इज द डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। अभी डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या रहता है? इट इज़ द मिनिमम प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द आर्टरी ड्यूरिंग द रिलैक्सेशन। सो जैसे ही सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कॉन्ट्रैक्शन पर, वेंट्रिकल्स के कॉन्ट्रैक्शन पर जो मैक्सिमम अमाउंट में ब्लड प्रेशर रहता है, सो वैसे ही जस्ट ऑपोजिट टू द डायस्टोलिक प्रेशर में क्या होता है? जो रिलैक्सेशन ऑफ वॉल ऑफ द वेंट्रिकल्स का रिलैक्सेशन होता है, सो उसी टाइम जो आर्टरी के ब्लड फ्लो में से जो मिनिमम ब्लड का प्रेशर रहेगा या फिर जो ब्लड फ्लो का जो प्रेशर एक्सर्ट रहेगा वॉल ऑफ आर्टरी में, सो दिस इज द मिनिमम एक्सर्टेड प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ आर्टरी विच इज कॉल्ड एज अ डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। द नॉर्मल डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज 80 mm ऑफ एज एंड इट्स रेंजेस बिटवीन द 60 to 80 mm ऑफ एज। ठीक है। सो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना रहता है? डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर रहता है 80 mm ऑफ एज इन अडल्ट। दिस इज द नॉर्मल रेंज, बट द रेंजेस बिटवीन द डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज 60 to 80 mm ऑफ एज। ठीक है। और नॉर्मली 80 mm ऑफ एज रहेगा, बट उसका रेंज 60 से 80 mm ऑफ एज रहेगा। मतलब किसी इंसान में 60 रहेगा, किसी में 70, किसी में 80, किसी में 90, सो जो एवरेजली बट रहेगा 80 mm ऑफ एज। ठीक है। सो दिस इज द डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। देन द पल्स प्रेशर। पल्स प्रेशर क्या रहता है? इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। अभी पल्स प्रेशर क्या है? जो हमने सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर निकाला है, उसमें से जो डिफरेंस रहेगा, मतलब फॉर एग्जांपल सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर हमने 120 और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 80 mm ऑफ एज कंसिडर किया, या फिर जो नॉर्मल रेंज है हमने ली। बट इसमें से जो डिफरेंस है अभी 120 और 80 में से डिफरेंस कितना है? 40 mm ऑफ एज का। सो दिस इज द आवर पल्स प्रेशर। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द systolic and diastolic blood pressure which is called as a pulse pressure, and pulse pressure is normally 40 mm of AG उसका नॉर्मली जो उसका रेंज रहता है। ठीक है। द नेक्स्ट वन इज द मीन आर्टेरियल ब्लड प्रेशर। सो अभी मीन आर्टेरियल ब्लड प्रेशर क्या है?
इट इज़ द एवरेज प्रेशर एग्जर्टेड इन द आर्टरी। सो जो ब्लड फ्लो से जो आर्टरी पर एग्जर्टेड प्रेशर होता है, जो एवरेजली ब्लड प्रेशर रहता है उसको मीन एट्रियल, जो हम एवरेजली निकालते हैं उसको मीन एट्रियल ब्लड प्रेशर कहते हैं। और इट इज़ डायस्टोलिक प्रेशर प्लस 1/3 ऑफ द पल्स प्रेशर। और मीन एट्रियल ब्लड प्रेशर कैसे निकालते हैं? डायस्टोलिक प्रेशर लेने का, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना रहता है 80 mm/Hg प्लस उसको प्लस करने का और 1/3 ऑफ पल्स प्रेशर। अभी 1/3 मतलब जो उसका 1/3 पार्ट है इसका पल्स प्रेशर का, अभी पल्स प्रेशर रहता है 40, सो 40 का हमने 1/3 निकाला 10, सो 80 + 10 90 आता है। सो दिस इज आवर मीन एट्रियल ब्लड प्रेशर। सो नॉर्मल मीन एट्रियल ब्लड प्रेशर दिस इज रेंजेस बिटवीन द 93 mm/Hg। सो दिस इज द मीन एट्रियल ब्लड प्रेशर काउंट, ठीक है। सो दिस इज द 93 mm/Hg। सो दिस इज द कैलकुलेशन ऑफ द मीन एट्रियल ब्लड प्रेशर कैसे निकालते हैं। सो उसमें डायस्टोलिक प्रेशर लेने का, सो डायस्टोलिक प्रेशर 80 प्लस पल्स प्रेशर कितना रहता है 40 mm/Hg, उसका 1/3 निकाला तो आता है 10 mm/Hg और 10 mm/Hg प्लस सॉरी उसका कैलकुलेशन कितना था 90 mm/Hg। सो दिस इज द अवर मीन एट्रियल ब्लड प्रेशर एंड दिस इज ऑल अबाउट द आर्टियल ब्लड प्रेशर विच इज एक्सप्रेस इन द 4 टाइप्स ऑफ द ब्लड प्रेशर, ठीक है। देन द नेक्स्ट वन इज द फिजियोलॉजी एंड द रेगुलेशन ऑफ द ब्लड प्रेशर, ठीक है। सो अभी ब्लड प्रेशर का फिजियोलॉजी एंड रेगुलेशन देखते हैं। सो उसमें ब्लड प्रेशर इज कंट्रोल बाय द वैरायटी ऑफ द मैकेनिज्म टू मेंटेन द एडिक्वेट टिश्यू परफोरेशन, ठीक है। सो अभी जो ब्लड का प्रेशर है उसमें 3 मैकेनिज्म यूज़ किए जाते हैं, मतलब बॉडी में से 3 मैकेनिज्म ब्लड प्रेशर को मेंटेन करते हैं। उसमें से फर्स्ट वन इज द पेरिफेरल रेजिस्टेंस एंड द कॉम्प्लेंस, देन द न्यूरल एंड द हार्मोनल मैकेनिज्म और कार्डियक आउटपुट, ठीक है। सो इन तीनों से बॉडी का ब्लड प्रेशर रेगुलेट किया जाता है बाय द बॉडी, ठीक है। सो दिस इज द 3 मैकेनिज्म ऑफ द ब्लड प्रेशर टू रेगुलेट द नॉर्मल ब्लड प्रेशर इन द बॉडी, ठीक है। So in which the first mechanism of the regulate the blood pressure in the body, this is the peripheral resistance and the compliance. So अभी peripheral resistance या फिर compliance से blood pressure कैसे रेगुलेट होता है। So इससे पहले हम peripheral resistance या फिर compliance देखते क्या है। Normal arterioles are state of partial contraction resulting in relatively constant level of the resistance to the blood flow, ठीक है। So अभी जो आर्टेरियोल्स रहते हैं, आर्टरी का जो स्मॉल यूनिट है या फिर उसका स्मॉलेस्ट पार्ट है, सो उसको आर्टेरियोल्स कहते हैं। सो उसमें पार्शियल कॉन्ट्रैक्शन होता है, बट जो ब्लड का फ्लो है उसमें रेजिस्टेंस पैदा करना, सो उस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं पेरिफेरल रेजिस्टेंस, ठीक है। सो पेरिफेरल रेजिस्टेंस मतलब क्या है, जो आर्टरी का जो स्मॉल पार्ट है आर्टेरियोल्स, सो उसमें पार्शियल कॉन्ट्रैक्शन करके वहाँ पर रेजिस्टेंस प्रोवाइड करना या फिर प्रोड्यूस करना, उस रेजिस्टेंस को क्या कहते हैं पेरिफेरल रेजिस्टेंस, एंड इट इज़ मेन फैक्टर विच अफेक्टिंग ऑन द ब्लड प्रेशर। सो दिस इज द फैक्टर टू अफेक्ट ऑन द ब्लड प्रेशर, सो दिस इज द पेरिफेरल रेजिस्टेंस, ठीक है। आर्टरीज हैव अ कंसिडरेबल क्वालिटी ऑफ द इलास्टिक टिश्यू दैट अलाउज देम टू स्ट्रेच एंड डिस्टेंस विच इज कॉल्ड एज द कॉम्प्लेंस। सो अभी जैसे हमने पेरिफेरल रेजिस्टेंस क्लियर किया, सो कॉम्प्लेंस क्या देखते हैं। कॉम्प्लेंस क्या है, a considerable quality of the elastic tissue that allows stretch and distance of the blood vessel या फिर arteries। सो आर्टरी का जो एक्चुअली सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है ब्लड प्रेशर रेगुलेशन में, दिस इज द इलास्टिसिटी। सो अभी इलास्टिसिटी आर्टरी के टिश्यू में रहनी चाहिए, इलास्टिसिटी उसमें इलास्टिक रिकॉल डिस्टेंस उसमें होना चाहिए, ठीक है। सो स्ट्रेच एंड डिस्टेंस नहीं होगा, सो ब्लड प्रेशर में उसमें रेगुलेटरी नहीं रहेगी। सो दिस इज द कॉम्प्लेंस, उस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, ठीक है। सो उसको क्या कहते हैं कॉम्प्लेंस। Then elasticity of wall in addition to resistance of artery helps to maintain the normal blood pressure, ठीक है। सो अभी इलास्टिसिटी जो हमने प्रॉपर्टी देखी है, स्ट्रेच एंड डिस्टेंस की जो प्रॉपर्टी देती है आर्टरी को, सो उसको क्या कहते हैं इलास्टिसिटी, एंड दिस इज नथिंग बट द कॉम्प्लेंस। सो जो कॉम्प्लेंस उसमें मौजूद रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो बॉडी का नॉर्मल ब्लड प्रेशर मेंटेन करने के लिए। सो दिस इज द फर्स्ट मैकेनिज्म टू रेगुलेट द ब्लड प्रेशर इन द बॉडी, दिस इज द पेरिफेरल रेजिस्टेंस एंड द कॉम्प्लेंस। सो ये पहला मैकेनिज्म है बॉडी में ब्लड प्रेशर रेगुलेट करता है। देन नेक्स्ट मैकेनिज्म दिस इज द न्यूरल एंड द ह्यूमरल मैकेनिज्म, ठीक है। सो न्यूरल और ह्यूमरल मैकेनिज्म में जो बॉडी का ब्लड प्रेशर कैसे मेंटेन किया जाता है या फिर रेगुलेट किया जाता है, सो देखते हैं। द ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम मेंटेन शॉर्ट टर्म रेगुलेशन ऑफ द ब्लड प्रेशर, ठीक है। सो ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, जो दिस इज द पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम इन विच द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। So in autonomous nervous system there are 2 types which have to sympathetic as well as parasympathetic.
but in which the short-term regulation, blood pressure regulation, which helps to the autonomous nervous system. So this mechanism includes the circulatory system, in which the baroreceptor and then chemoreceptor. ठीक है. So जो autonomous nervous system एक nervous system का पार्ट है, उसमें से पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो हमने बैरोरिसेप्टर कैमोरेसेप्टर पहले ही हमने क्लियर किया. अभी बैरोरिसेप्टर और कैमोरेसेप्टर क्या रहते हैं? बैरोरिसेप्टर जो ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करते हैं या फिर मेंटेन करते हैं, और कैमोरेसेप्टर जो रेस्पिरेशन रेट को रेगुलेट करते हैं. सो उसमें हमने देखा था एओर्टिक कैरोटिड बॉडी प्रेजेंट रहते हैं. ठीक है. सो विच हैव टू रिफ्लेक्सेस एज वेल एज फैक्टर आउटसाइड द सर्कुलेटरी सिस्टम सच एज पेन, कोल्ड दैट अफेक्ट द ब्लड प्रेशर ऑन द प्रेशर रिस्पॉन्सेस. सो अभी ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम में रिफ्लेक्सेस से, कैमोरेसेप्टर या फिर बैरोरिसेप्टर से, एज वेल एज सर्कुलेटरी सिस्टम में या फिर पेन या फिर कोल्ड. सो सभी फैक्टर्स ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने के लिए या फिर उसमें अल्ट्रेशन या फिर उसमें चेंजेस लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं. ठीक है. सो मैनी डिफरेंट हार्मोनल एंड ह्यूमरल मैकेनिज्म आल्सो रेगुलेट द ब्लड प्रेशर. सो उसमें हम देखते हैं फर्स्ट वन इज द एग्जांपल, दिस इज द रेनिन एंजियोटेंसिन aldosterone system, so which is also known as a RAS mechanism. So renin angiotensin system क्या करता है? vasoconstriction to increase peripheral vascular resistance and increase the sodium and water retention by the kidney to increase the circulatory fluid volume, thereby increasing the blood pressure. ठीक है. So RAS mechanism का लास्ट रिजल्ट क्या रहता है? ब्लड प्रेशर इंक्रीज करना ड्यू टू जो डिक्रीज ऑफ ब्लड प्रेशर बॉडी में इंक्रीज करने का काम जो किया जाता है न्यूरल हार्मोनल मैकेनिज्म से. सो उसका एक एग्जांपल है RAS मैकेनिज्म, दिस इज रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरोन सिस्टम. सो अभी RAS मैकेनिज्म हम शॉर्ट में देखते हैं कैसा उसका वर्क होता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी बॉडी में से ब्लड प्रेशर जब भी डाउन होता है, सो उसी टाइम क्या होता है? न्यूरल और हार्मोनल मैकेनिज्म वर्क करते हैं, उसमें RAS मैकेनिज्म यूज़ करते हैं. सो जैसे ही ब्लड प्रेशर डाउन होता है, सो वैसे ही हमारी बॉडी में से किडनी और रेनिन एंजाइम क्या करती है? रिलीज़ करती है. कौन? किडनी. ठीक है. सो किडनी जैसे रेनिन एंजाइम रिलीज़ करने के बाद वैसे ही लिवर RAS मैकेनिज्म में वर्क करता है और उसमें एंजियोटेंसिनोजन एक एंजाइम और रिलीज करता है. ठीक है. सो मैं शॉर्ट में यहाँ पर लिखता हूँ एंजियोटेंसिनोजन लिवर कौन करता है? क्या करता है? रिलीज करता है. सो उसके बाद एंजियोटेंसिनोजन का कन्वर्जन किस में होता है? एंजियोटेंसिन फर्स्ट और उसके बाद एंजियोटेंसिन सेकंड में. सो अब तक हमने क्या देखा? किडनी में से रेनिन एंजाइम निकला. ठीक है. रेनिन के बाद लिवर से एंजियोटेंसिनोजन और एंजियोटेंसिनोजन का कन्वर्जन एंजियोटेंसिन फर्स्ट में और एंजियोटेंसिन फर्स्ट का सेकंड में. बट यहाँ पर एक एंजाइम यूज़ किया जाता है, दिस इज द ACE, मतलब एंजियोटेंसिन कन्वर्जन एंजाइम. और उसके बाद एंजियोटेंसिन सेकंड का कन्वर्जन यहाँ पर लास्ट में अल्डोस्टेरॉन में होता है. ठीक है. सो दिस इज द अल्डोस्टेरॉन. और अल्डोस्टेरॉन का बाद कन्वर्जन होने के बाद लास्ट में वाटर का रिटेंशन एब्जॉर्ब होता है. सोडियम किडनी में वाटर का रिटेंशन होता है. वाटर का रिटेंशन जैसे ही होता है, सो बॉडी में फ्लूइड बढ़ता है, वाटर का वॉल्यूम बढ़ता है, वैसे ही विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ब्लड प्रेशर. वैसे ही वाटर का बैलेंस बढ़ने के बाद या फिर वॉल्यूम बढ़ने के बाद ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज होता है. सो दिस इज द होल अबाउट द रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरॉन मैकेनिज्म. ठीक है. सो दिस इज द RAS मैकेनिज्म. सो दिस इज द सेकंड mechanism to regulate the blood pressure in the body. This is the neural and humoral mechanism. So जो थर्ड मैकेनिज्म है, दिस इज द कार्डियक आउटपुट. सो कार्डियक आउटपुट में जो ब्लड प्रेशर इसमें कैसे रेगुलेट किया जाता है? सो द क्वालिटी ऑफ ब्लड फ्लोस आउट ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल विच कॉन्ट्रैक्शन इज स्ट्रोक वॉल्यूम. सो अभी स्ट्रोक वॉल्यूम क्या रहता है? जो अमाउंट ऑफ ब्लड पंप है जो ईच वेंट्रिकल से किया जाता है पर बीट्स में, मतलब जो हार्ट बीट या फिर जो बीट्स 1 बीट्स में जितना अमाउंट ऑफ ब्लड पंप वेंट्रिकल्स के कॉन्ट्रैक्शन में जो अमाउंट ऑफ ब्लड पंप होगा, सो उसको क्या कहते हैं? स्ट्रोक वॉल्यूम. और इन विच कार्डिक आउटपुट इज अमाउंट ऑफ ब्लड पंप पर मिनट एवरेजली फ्रॉम 3.5 to 8 लीटर पर मिनट इन द हेल्दी अडल्ट. और कार्डिक आउटपुट कैसे निकलते हैं? उसके लिए एक फॉर्मूला रहता है, स्ट्रोक वॉल्यूम इंटू हार्ट रेट विच इज इक्वल्स टू कार्डिक आउटपुट. सो कार्डिक आउटपुट निकालने के लिए हमको स्ट्रोक वॉल्यूम पता चलना चाहिए. सो अमाउंट ऑफ ब्लड पंप ईच वेंट्रिकल्स पर मिनट्स, मतलब जो एक बिट्स पर जो वेंट्रिकल से जो पंप हुआ ब्लड रहता है, सो उसको क्या कहते हैं? स्ट्रोक वॉल्यूम. और स्ट्रोक वॉल्यूम कितना रहता है? सो स्ट्रोक वॉल्यूम रहता है 75 ml. और हार्ट बीट हमको एवरेजली हार्ट बीट पता है, दिस इज द 72 बीट्स पर मिनट. सो उसका कैलकुलेशन हमको करने के बाद 5400 ml हमको
कार्डिक आउटपुट मिलते हैं। सो दिस इज द करेक्ट टू द 3.5 to 8 लीटर, मतलब उसका रेंज रहेगा किसी इंसान में 5 लीटर पर मिनट कार्डिक आउटपुट रहेगा, या फिर किसी में 3.5 या फिर किसी में 8 लीटर पर मिनट कार्डिक आउटपुट रह सकता है। सो दिस इज द एवरेजली इन द अडल्ट पर्सन, ठीक है। सो दिस इज द कार्डिक आउटपुट एंड इंक्रीज द कार्डिक आउटपुट रिजल्ट इंक्रीज द ब्लड प्रेशर। सो जैसे ही कार्डिक आउटपुट, ब्लड का फ्लो, जो कार्डिक आउटपुट बढ़ेगा वैसे ही ब्लड प्रेशर भी बॉडी में बढ़ सकता है या फिर बढ़ता है। अ वीक कार्डिक पंपिंग एक्शन दैट रिजल्ट इन लोअर ब्लड प्रेशर। सो कार्डिक आउटपुट which is directly proportional to blood pressure, therefore when the cardiac output increases also blood pressure increases, therefore cardiac output reaction is weak, then which result into the lower blood pressure, ठीक है। सो जैसे कार्डिक आउटपुट का पंपिंग एक्शन वीक होगा, सो वैसे ब्लड प्रेशर में भी डिक्रीज आपको दिखेगा, ठीक है। सो दिस इज द 3 mechanism टू रेगुलेट द ब्लड प्रेशर इन द बॉडी, ठीक है। सो द नेक्स्ट टॉपिक, दिस इज द फैक्टर अफेक्टिंग ऑन ब्लड प्रेशर, ठीक है। सो अभी कौन कौन से ब्लड प्रेशर पर फैक्टर अफेक्ट करते हैं। सो उसमें से ब्लड प्रेशर का वेरिएशन आता है, आइदर फॉल या फिर डिक्रीज। सो इंक्रीज या फिर डिक्रीज होता है ब्लड प्रेशर। सो कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, सो हम स्टेप वाइज देखते हैं। सो इन विच फर्स्ट फैक्टर, दिस इज द एज। सो एज कैसा ब्लड प्रेशर को अफेक्ट करते हैं। एज द एज इंक्रीजेज द ब्लड प्रेशर ऑल्सो इंक्रीजेज, ठीक है। सो जैसे ही एज बढ़ता है वैसे ही ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है। क्यों? क्योंकि एज कम्पेयर टू द अडल्ट, सो ओल्डर पीपल में जो इलास्टिसिटी ऑफ ऑल ऑफ आर्टरी रहती है सो डिक्रीज होती है, क्योंकि उसका मेन उसकी प्रॉपर्टी क्या रहती है, आर्टरी की जो ब्लड प्रेशर रेगुलेट करता है उसमें स्ट्रेच एंड डिस्टेंस, सो वो डिक्रीज होता है जैसे ही एज बढ़ता है वैसे, ठीक है। द ओल्डर अडल्ट हैव डिक्रीज इलास्टिसिटी ऑफ आर्टरी विच इंक्रीज द पेरिफेरल रेजिस्टेंस एंड दस इंक्रीज द ब्लड प्रेशर, ठीक है। सो जैसे हमने क्लियर किया, ओल्डर अडल्ट में इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी डिक्रीज होने के कारण जो पेरिफेरल रेजिस्टेंस भी बढ़ता है, उसके साथ ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है, ठीक है। देन जेंडर, इन फीमेल्स अप टू पीरियड ऑफ मेनोपॉज द ब्लड प्रेशर इज लो अप टू 5 mmHg एज कम्पेयर टू द मेल ऑफ सेम एज। मतलब क्या है, जो फीमेल में मेनोपॉज जब तक नहीं आता, मेनोपॉज दिस इज द स्टॉपिंग ऑफ द मेनस्ट्रुअल साइकिल। सो उससे पहले, मतलब मेनस्ट्रुअल साइकिल का स्टॉप होने के पहले, मेनोपॉज आने के पहले 5 mmHg तक ब्लड प्रेशर डिक्रीज ही रहता है एज कम्पेयर टू द सेम एज ऑफ द मेल। फॉर एग्जाम्पल 45 ml तक 45 एज तक ब्लड मेनोपॉज फीमेल में आता है। सो 45 एज का जो उसके कंपेयर टू मेल का जो ब्लड प्रेशर रहेगा, सो फीमेल के ब्लड प्रेशर से 5 mmHg ज़्यादा ही रहेगा, ठीक है। सो दिस इज द फैक्टर अफेक्टिंग ऑन द ब्लड प्रेशर, दिस इज द जेंडर। एंड आफ्टर मेनोपॉज द ब्लड प्रेशर इन द फीमेल बिकम्स टू इक्वल दैट ऑफ द मेल ऑफ द सेम एज। सो जैसे ही मेनोपॉज आता है फीमेल में, सो आफ्टर मेनोपॉज जो फीमेल का ब्लड प्रेशर रहेगा एज कम्पेयर टू द इक्वल टू द सेम ऑफ एज ऑफ द मेल, सो उसमें सेम ब्लड प्रेशर रहेगा, ठीक है। सो जब तक मेनोपॉज नहीं आता, सो उसमें फीमेल का ब्लड प्रेशर 5 mmHg से कम ही रहता है, ठीक है। सो दिस इज द सेकंड फैक्टर टू अफेक्ट ऑन ब्लड प्रेशर। देन नेक्स्ट फैक्टर विच अफेक्ट ऑन ब्लड प्रेशर, दिस इज द डायरोनल वेरिएशन, ठीक है। सो अभी डायरोनल वेरिएशन मतलब जो भी डे में जो वेरिएशन आएंगे, मतलब सुबह या फिर दोपहर जो रात होने वाले, मतलब जो डे में पूरे डे में जो वेरिएशन आते हैं एनवायरनमेंट में, सो उसमें जो ब्लड प्रेशर में वेरिएशन आता है उसमें क्या कहते हैं, डायरोनल वेरिएशन, ठीक है। सो इन अर्ली मॉर्निंग द प्रेशर इज स्लाइटली लो, ठीक है। सो अर्ली मॉर्निंग में ब्लड प्रेशर कम ही रहता है एज़ कम्पेयर टू द डे या फिर नाइट, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग में मेटाबॉलिक या फिर जो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी कम रहते हैं एज़ कम्पेयर टू द डे, ठीक है। एंड इट ग्रेजुअली इंक्रीजेस रीचेस मैक्सिमम एट द नून, ठीक है। सो जैसे ही दोपहर होता है, सो वैसे ही धीरे धीरे ग्रेजुअली उसमें बॉडी का ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है एंड इट बिकम्स लो इन द इवनिंग, ठीक है। सो वैसे ही जैसे ही बॉडी का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ होता है नून दोपहर तक, वैसे ही जैसा इवनिंग आता है वैसे ही ब्लड प्रेशर डिक्रीज होता है। सो दिस इज द चेंजेस ऑफ ब्लड प्रेशर इन होल ऑफ द डे, सो विच इज कॉल्ड एज अ डायरोनल वेरिएशन, ठीक है। सो उसको ही क्या कहते हैं, डायरोनल वेरिएशन। द नेक्स्ट फैक्टर, दिस इज द वेट। The blood pressure is usually higher in the obese person than that of thin people. So पतले पीपल में ब्लड प्रेशर कम रहता है एज कम्पेयर टू द जो ओबेस पर्सन रहता है, सो उसमें बॉडी का ब्लड प्रेशर ज़्यादा ही रहता है एज कम्पेयर टू द थिन पीपल। नेक्स्ट फैक्टर, आफ्टर मील द ब्लड प्रेशर इज increases a few hours after meal due to increasing the cardiac output. So आफ्टर मील कुछ भी खाने के बाद या फिर पीने के बाद, जैसा ही कुछ फ्लूइड लेने के बाद, वाटर लेने के बाद, जैसे ही कार्डिक आउटपुट बढ़ता है, वाटर बढ़ता है बॉडी में, सो विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ब्लड प्रेशर। सो
कार्डियक आउटपुट बढ़ने के बाद वैसे ही ब्लड प्रेशर भी बॉडी में इंक्रीज होता है, ठीक है। सो दिस इज द अनदर फैक्टर टू अफेक्ट ऑन ब्लड प्रेशर। द नेक्स्ट वन इज द मेडिकेशन। So medication in which the oral contraceptive causes of mild increasing the blood pressure in the many women. So medication, this is the factor to affect on blood pressure in which for the special for the women. So कुछ फीमेल में जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव लेते हैं, so उसमें उनमें ब्लड प्रेशर में वेरी जाता है, so उसमें थोड़ा सा ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है आफ्टर टेकिंग द ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, ठीक है। सो दिस इज द मेडिकेशन विच इज द अनदर फैक्टर टू अफेक्ट ऑन द ब्लड प्रेशर, ठीक है। द नेक्स्ट फैक्टर दिस इज द एक्सरसाइज। सो अब एक्सरसाइज कैसे अफेक्ट करता है बॉडी के ब्लड प्रेशर में? आफ्टर मॉडरेट एक्सरसाइज सिस्टोलिक प्रेशर इज इंक्रीजेस बाय 20 to 30 mm of Ag। सो एक्सरसाइज में हमें मॉडरेट एक्सरसाइज करने के बाद थोड़ा थोड़ा एक्सरसाइज करने के बाद बॉडी का ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है। सो उसमें सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 20 to 30 mm of Ag से बढ़ता है, जो नॉर्मल रेंज से थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ता है, ठीक है। After heavy muscular exercise, the systolic pressure is rises 40 to 50 mm of Ag and diastolic blood pressure decreases। और अभी जो हेवी मस्कुलर एक्टिविटी या फिर एक्सरसाइज जो एक्चुअली जो जिम में किया जाता है, सो उसमें मस्कुलर एक्टिविटी बहुत ज़्यादा बड़ी होती है। सो उसमें उस वजह से 40 to 50 mm of Ag ब्लड प्रेशर जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ता है और उसी टाइम डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर डिक्रीज होता है। सो दिस इज द एक्सरसाइज विच इज फैक्टर अफेक्ट ऑन द ब्लड प्रेशर। द नेक्स्ट वन इज द इमोशनल कंडीशंस। So emotional such as anger, fear, then excitement, then pain generally cause blood pressure rise, but pressure falls to normal when the situation eases। So अभी इमोशनल कंडीशन कैसा अफेक्ट करता है? सो इमोशनल कंडीशन जैसे एंगर है या फिर फियर है, एक्साइटमेंट है या फिर पेन है, सो सभी जो साइकोलॉजिकल जो कंडीशन रहते हैं सो ब्लड प्रेशर को अफेक्ट करते हैं। कैसे? क्योंकि जो इमोशनल कंडीशन में एंगर, फियर, एक्साइटमेंट, पेन में बॉडी का ब्लड प्रेशर बढ़ता है, बट किसी टाइम बॉडी का ब्लड प्रेशर फॉल होता है जब कंडीशन ईजियस रहते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल हमने स्ट्रेस लिया, स्ट्रेस एक पॉजिटिव भी स्ट्रेस रह सकता है या फिर नेगेटिव भी। जब पॉजिटिव स्ट्रेस रहेगा सो उसी टाइम ब्लड प्रेशर का जो अमाउंट है डिक्रीज होगा, या फिर ईजिएस्ट कंडीशन रहेगी सो उसी टाइम ब्लड प्रेशर फॉल हो सकता है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द इमोशनल कंडीशन इन विच द व्हेन ब्लड प्रेशर इंक्रीजेस एंड व्हेन ब्लड प्रेशर इज डिक्रीजेस, ठीक है। सो दिस इज द फैक्टर। द नेक्स्ट फैक्टर दिस इज द पोस्चर। सो अभी पोस्चर मतलब जो बॉडी का ब्लड हमारी जो अलाइनमेंट है बॉडी की, सो उसमें चेंजेस जैसे आते हैं, सो ब्लड प्रेशर कैसा बढ़ता है सो देखते हैं या फिर डिक्रीज होता है। देयर मे बी सम चेंजेस इन द ब्लड प्रेशर व्हेन यू मूव फ्रॉम वन पोजीशन टू द अनदर। सो जैसे ही बॉडी का पोस्चर चेंजेस आती है उसमें, सो वैसे ही ब्लड के प्रेशर में भी चेंजेस आते हैं। दिस मे बी नोटिसेबल व्हेन मूव फ्रॉम सिटिंग और सिटिंग पोजीशन टू स्टैंडिंग पोजीशन, ठीक है। सो नोटिस करने वाली एक चीज़ है, जैसे बॉडी का जो पोस्चर रहता है उसमें चेंजेस आते हैं, फॉर एग्जांपल सिटिंग पोजीशन टू स्टैंडिंग पोजीशन। सो वैसे ब्लड प्रेशर में भी वेरिएशन आता है। सो हम एग्जांपल देखते हैं। व्हेन यू स्टैंड ग्रेविटी कॉजेस ब्लड फ्लो पुल इनटू द लोअर बॉडी, दिस इज कॉजेस टेम्परेरी ड्रॉप इन द ब्लड प्रेशर, ठीक है। सो एक पोस्चर में जो एग्जाम्पल है, जैसे जब भी हम बॉडी का ब्लड प्रेशर डिक्रीज किया होता है, जो ग्रेविटी कॉज करते हैं, जो बॉडी का ग्रेविटी कॉज करने के बाद जो लोअर पार्ट रहता है बॉडी का, लोअर लिम्ब रहता है, सो उसमें ब्लड प्रेशर खींच दिया जाता है या फिर ब्लड प्रेशर ड्रॉप होता है, ठीक है। क्यों? ग्रेविटी की वजह से, ठीक है। सो बट व्हेन दिस ड्रॉप इन ब्लड प्रेशर ड्यू टू चेंजेस इन पोजीशन इधर सुपाइन टू स्टैंडिंग, सिटिंग टू स्टैंडिंग, ठीक है, बट उसमें सम पोजीशन रहेंगे, सो उस वजह से बॉडी का ब्लड प्रेशर डिक्रीज रहेगा। मतलब क्या? सो उसमें बॉडी का ब्लड प्रेशर ड्रॉप क्यों होता है? हम सुपाइन पोजीशन से अचानक स्टैंडिंग पोजीशन में आ गए, या फिर सिटिंग टू स्टैंडिंग पोजीशन में आने के बाद भी ब्लड प्रेशर डिक्रीज होता है। सो लास्ट लॉन्गर देन नॉर्मल, लीडिंग वीकनेस और फेंटिंग विच इज कॉल्ड एज अ पोस्चरल हाइपोटेंशन, ठीक है। सो पोस्चरल हाइपोटेंशन उसका एक कॉज हो सकता है बॉडी का ब्लड प्रेशर, जैसे हम पोस्चर हमारा या फिर बॉडी का जो हमारा अलाइनमेंट जैसे ही चेंज होता है, पोजीशन हम चेंज करते हैं, वैसे ही ब्लड प्रेशर में वेरिएशन क्यों होता है। सो उसका एक कॉज पोस्चरल हाइपरटेंशन भी हो सकता है, ठीक है। सो उससे फेंटिंग होता है, पेशेंट थोड़ा सा बेहोशी में जाता है। सो दिस इज द पोस्चरल हाइपोटेंशन, ठीक है। सो दिस इज द होल अबाउट द सम फैक्टर विच अफेक्टिंग ऑन द ब्लड प्रेशर। सो इन विच देयर आर 10 फैक्टर्स टू अफेक्ट ऑन द ब्लड प्रेशर ऑफ द बॉडी, ठीक है। द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो दिस इज द असेसमेंट ऑफ द ब्लड प्रेशर, ठीक है। सो बॉडी का जो ब्लड प्रेशर रहता है, सो उसको असेस कैसे करते हैं? सो इन विच द साइट फॉर चेकिंग द ब्लड प्रेशर।
सो ब्लड प्रेशर को असेस करने के बाद करने के लिए या फिर मेजर करने के लिए उसके साइट्स यूज़ किए जाते हैं। सो उसमें 2 साइट्स यूज़ किए जाते हैं, अपर आर्म एंड द थाई। सो मोस्ट कॉमन जो साइट है ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए जो है अपर आर्म। द ब्लड प्रेशर इज यूजुअली असेस्ड क्लाइंट अपर आर्म इन ब्रैकियल आर्टरी और स्टैंडर्ड स्टेथोस्कोप। और अपर आर्म से जैसे ही ब्लड प्रेशर जो ब्लड प्रेशर मेजर करने का जो प्रोसीजर रहता है स्पिग्मोमैनोमीटर यूज़ करके, सो उसमें अपर आर्म रहता है। सो इन विच द अपर आर्म पर बीपी कप लगा दिया जाता है, और जैसे ही बीपी कप लगा दिए जाने के बाद ब्रैकियल आर्टरी जो लोअर आर्म पे जो ब्रैकियल आर्टरी रहती है, सो स्टेथोस्कोप वहाँ पर लगाने के बाद हमको सिस्टोलिक साउंड वहाँ पर क्रिएट होता है और लिसन करने को मिलता है बाय द मेथड ऑफ द अस्कल्टेशन। सो दिस इज द अपर आर्म एंड द प्रोसीजर ऑफ दिस मेजरिंग द ब्लड प्रेशर थ्रू द अपर आर्म। द नेक्स्ट साइट ऑफ चेकिंग ब्लड प्रेशर दिस इज द थाई। सो अभी जैसे ही अपर आर्म का ब्लड प्रेशर नहीं मिलता किसी पेशेंट में, सो थाई का हम यूज़ कर सकते हैं। सो व्हेन ब्लड प्रेशर कैन नॉट बी असेस्ड ऑन आइदर आर्म फॉर चेकिंग द ब्लड प्रेशर इन द थाई। ठीक है, सो जैसे हमने क्लियर किया। टू चेक द ब्लड प्रेशर प्लेस कफ अराउंड द बॉटम ऑफ थर्ड ऑफ थाई एंड कफ आर्टरी लाइन अलाइन द पॉप्लिटियल आर्टरी टू चेक द प्रेशर। ठीक है, सो जैसे हमने अपर आर्म की जो प्रोसीजर थी क्लियर की थी, वहाँ पर बीपी कप लगाना था अपर आर्म में, और लोअर आर्म में जो ब्रैकियल आर्टरी रहती है, सो वहाँ पर स्टेथोस्कोप लगा के बीपी कप वहाँ पर एयर इन्फ्लेंट करने के बाद धीरे धीरे से वॉल से डिक्रीज करने के बाद वहाँ पर हमको सिस्टोलिक साउंड लिसन करने को मिलता है। सो वैसे ही थाई में क्या प्रोसीजर रहती है, जस्ट लाइक टू द अपर आर्म पॉप्लिटियल आर्टरी, जैसे अपर आर्म में ब्रैकियल आर्टरी रहती है, सो वैसे ही जो थाई का हम जब भी ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं वहाँ पर पॉप्लिटियल आर्टरी यूज़ करनी है लिसन करने के लिए, और वहाँ पर बीपी कप लोअर थर्ड ऑफ थाई में प्रेस करना है। ठीक है, और पॉप्लिटियल आर्टरी जो यूज़ करनी है घुटने के पीछे की साइड पर वहाँ पर रहती है। सो पॉप्लिटियल आर्टरी लिसन करनी है, अस्कल्टेट करनी है, और ब्लड प्रेशर मेजर इन द थाई इज ऑलवेज हायर देन दैट ऑफ द आर्म। और जो अपर आर्म का ब्लड प्रेशर रहता है, सो उससे ज़्यादा थाई का हम जब भी हम ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं वो ज़्यादा ही रहता है एज़ कम्पेयर टू द अपर आर्म। ठीक है, सो ब्लड फ्लो ज़्यादा रहता है या फिर ग्रेविटी भी एक कॉज हो सकता है। ठीक है, सो दिस इज द असेसमेंट ऑफ द ब्लड प्रेशर। देन द नेक्स्ट वन इज द इक्विपमेंट्स एंड द टेक्निक्स ऑफ द मेजरिंग ब्लड प्रेशर। ठीक है, सो अभी ब्लड प्रेशर मेजर करने के लिए कौन कौन से इक्विपमेंट्स एज वेल एज टेक्निक्स यूज़ करते हैं फॉर द मेजरिंग ऑफ द ब्लड प्रेशर। सो इन विच द देयर आर 2 मेथड्स ऑफ द मेजरिंग ऑफ द ब्लड प्रेशर। ठीक है, सो सबसे पहले हम मेथड देखते हैं। सो जो मेथड्स यूज़ किए जाते हैं ब्लड प्रेशर मेजर करने के लिए, सो इन विच द फर्स्ट मेथड दिस इज द अस्कल्टेशन मेथड। ठीक है, या फिर अस्कल्टरी मेथड। सो अस्कल्टेशन दिस इज द टाइप ऑफ द फिजिकल एग्जामिनेशन इन विच द listening of the sounds that are generated from the within the body of the patients and with the help of the stethoscope. ठीक है, so in this methods nurse pump pressure about 30 mm of Hg above point where last sound was heard. ठीक है, so मतलब क्या किया जाता है, जो स्पिग्मोमैनोमीटर यूज़ करके हम जो अपर आर्म कर जो हम ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं, सो सेम विच इज़ लाइक सेम टू द प्रोसीजर विच इज़ अस्कल्टेशन मेथड। ठीक है, सो हम जो ब्रैकियल आर्टरी पर जो स्टेथोस्कोप लगा के हम सिस्टोलिक प्रेशर जो रेगुलेट लिसन करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टेथोस्कोप, सो जो मेथड आती है अस्कल्टेशन मेथड में आती है। ठीक है, और उसमें क्या करने का, जो मर्क्यूरी राइज अप करना है 30 mm ऑफ Hg जो नॉर्मल अबव प्रेशर रहता है। ठीक है, देन nurses identify the series of sounds when assessing the blood pressure which are called as a Korotkov sound. ठीक है, और जो फ्रेंड्स एक्चुअली जो साउंड वहाँ पर जनरेट होता है जो हम लिसन करते हैं स्टेथोस्कोप पे यूज़ करके, सो वहाँ पर कोरोटकॉफ साउंड्स ऐसा साउंड जनरेट वहाँ पर होता है। ठीक है, देन नेक्स्ट मेथड दिस इज कॉल्ड एज द पाल्पेशन मेथड या फिर पाल्पेटरी मेथड। सो इट इज़ यूज्ड फॉर व्हेन कोरोटकॉफ साउंड कैन नॉट बी हेard when an auscultatory gap occurs especially hypertension patient। ठीक है, सो अभी फ्रेंड्स पाल्पेटरी मेथड जो है, जब हम फर्स्ट ऑफ ऑल प्रायोरिटी देते हैं अस्कल्टेशन मेथड को, बट अस्कल्टेशन मेथड में हम स्टेथोस्कोप यूज़ करते हैं और वहाँ पर हमको कैरोटकॉफ ऐसा साउंड्स वहाँ पर लिसन करने को मिलता है। बट इन केस ऑफ द हाइपरटेंसिव पेशेंट के केस में और जो कोरोटकॉफ साउंड्स रहता है जनरेट नहीं होता, सो उसी टाइम हम पाल्पेटरी मेथड्स यूज़ करते हैं। सो पाल्पेटरी मेथड में क्या होता है, पाल्पेशन दिस इज नथिंग बट द वन टाइप ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन इन विच द यूज ऑफ द फिंगर और द हैंड्स फॉर द यूज ऑफ सेंस ऑफ टच। सो यहाँ पर क्या करना है, जब भी हम बेबी कप लगाते हैं, फर्स्ट मेथड जो अपर आर्म पर रहती है, बेबी कप लगाने के बाद जो हम स्टेथोस्कोप की जगह सिर्फ क्या करना है, थ्री जो फर्स्ट फिंगर्स रहते हैं हैंड्स की यूज़ करने हैं फॉर द अस्कल्टेशन ऑफ द रेडियल पल्स। ठीक है, और पाल्पेशन मेथड्स कब यूज़ करते हैं, जब भी अस्कल्टेशन मेथड नहीं काम आती। ठीक है, सो उसी टाइम
एम्प्टी एयर फ्रॉम द कफ कैन अप्लाई द कफ फ्रॉम अराउंड द पेशेंट्स आर्म, ठीक है। और वहाँ पर बेबी कफ वहाँ पर लगाने का है अपर आर्म पे और पेशेंट्स के आर्म पर, और यहाँ पर एम्प्टी एयर्स जो है कफ से अप्लाई करना है। देन फिल द रेडियल पल्स, और वहाँ पर रेडियल पल्स हमको फिल करनी है, मतलब हम जो ऑस्कलेशन मेथड में जो स्टेथोस्कोप का यूज करके हम लिसन करते हैं, वैसे ही पल्पेशन मेथड में रेडियल पल्स फिल द रेडियल विद द हेल्प ऑफ द 3 फिंगर्स, ठीक है। सो यहाँ पर 3 फिंगर्स से यूज़ करके हम कर सकते हैं, ठीक है। देन इन्फ्लांट द कफ अंटिल द रेडियल पल्स डिसअपियर, ठीक है। सो जो बेबी कफ का एम्प्टी रखा था, सो इन्फ्लामेशन करना है जब तक हमको रेडियल पल्स डिसअपियर, मतलब जो हमको रेडियल पल्स जब भी अस्कल्टेशन होगा, सो उसी टाइम से हमको जो ईयर एम्प्टी था कफ में सा, सो इन्फ्लामेशन करना है। देन इन्फ्लांट द 30 to 40 mm एज अबव, रिलीज स्लोली अंटिल द पल्स रिटर्न, ठीक है। और जैसे हमने इन्फ्लामेशन किया, एयर उसमें इनफिल्ड किया, सो उसी टाइम 30 to 40 mm एज अबव और नॉर्मल ब्लड प्रेशर से वहाँ पर मर्क्यूरी राइज अप करना है, ठीक है। and denote the systolic pressure and diastolic blood pressure cannot be measured by this method, ठीक है। सो वहाँ पर सिस्टोलिक प्रेशर हम मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पाल्पेटरी मेथड, बट वहाँ पर डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर हम मेजर नहीं कर सकते, ठीक है। सो दिस इज द डिसएडवांटेज ऑफ दिस मेथड, ठीक है। सो यहाँ पर हमने मेथड्स देखे ब्लड प्रेशर मेजर करने की। सो अभी इक्विपमेंट्स देखते हैं, ठीक है। सो देन द नेक्स्ट वन इज द इक्विपमेंट्स यूज्ड फॉर द असेसिंग द ब्लड प्रेशर। सो सभी को पता है ब्लड प्रेशर असेस करने के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला इंस्ट्रूमेंट है दिस इज द स्पिग्मोमैनोमीटर, ठीक है। और स्पिग्मोमैनोमीटर से ही यूज़ किया जाता है ब्लड प्रेशर, और उसमें भी 2 टाइप्स के स्पिग्मोमैनोमीटर्स रहते हैं, एक तो एनोरॉइड स्पिग्मोमैनोमीटर और मर्क्यूरी स्पिग्मोमैनोमीटर। एंड विद द हेल्प ऑफ बाय स्टेथोस्कोप वहाँ पर जो अपर आर्म का जो ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं उसी टाइम यूज़ किया जाता है ऑस्कल्टेशन मेथड के लिए, ठीक है। सो ब्लड प्रेशर में स्पिग्मोमैनोमीटर के साथ भी स्टेथोस्कोप का थोड़ा सा यूज़ होता है, ठीक है। सो सबसे पहले हम देखते हैं स्पिग्मोमैनोमीटर्स के 2 टाइप्स, इन विच द एनोरॉइड एंड मर्क्यूरी स्पिग्मोमैनोमीटर, ठीक है। सो थ्योरेटिकल पार्ट देखने से पहले डायग्राम देखते हैं, उससे हमको क्लियरली पता चलेगा कौन सा एनोरॉइड स्पिग्मोमैनोमीटर है और मर्क्यूरी स्पिग्मोमैनोमीटर है। सो एनोरॉइड स्पिग्मोमैनोमीटर, दिस इज डायग्राम ऑफ द एनोरॉइड स्पिग्मोमैनोमीटर, ठीक है। सो ये डायग्राम एनोरॉइड स्पिग्मोमैनोमीटर ड्यू टू कैसे पहचानेंगे। सो यहाँ पर कैलिब्रेशन के लिए एक गेज जो गेज वहाँ पर प्रेजेंट रहता है। सो वैसे ही मर्क्यूरी स्पिग्मोमैनोमीटर में आपको दिख रहा है यहाँ पर एक मर्क्यूरी है, सो उससे हम पता चल सकते हैं दिस इज द मर्क्यूरी स्पिग्मोमैनोमीटर, ठीक है। सो फर्स्ट डायग्राम दिस इज द एनोरॉइड स्पिग्मोमैनोमीटर एंड द नेक्स्ट डायग्राम दिस इज द मर्क्यूरी स्पिग्मोमैनोमीटर, ठीक है। सो एनोरॉइड स्पिग्मोमैनोमीटर इन विच इट हैज़ अ कैलिब्रेटेड डायल्स विद द नीडल दैट पॉइंटेड टू द कैलिब्रेशन, ठीक है। सो एनोरॉइड स्पिग्मोमैनोमीटर में कैलिब्रेशन के लिए यहाँ पर नीडल है, ठीक है, आपको दिख रही है साफ डायग्राम में। और यहाँ पर एक नीडल है कैलिब्रेशन के लिए, मतलब जो ब्लड का प्रेशर रहेगा नापने के लिए, जो जो इंस्ट्रूमेंट वहाँ पर रहता है उसको क्या कहते हैं, जो कैलिब्रेशन इंस्ट्रूमेंट, दिस इज द यहाँ पर नीडल्स है, ठीक है। और वहाँ पर जो इंस्ट्रूमेंट था उसका गेज भी कह सकते हैं, ठीक है, जो प्रेशर मेजर करता है, ठीक है। नेक्स्ट स्पिग्मोमैनोमीटर, दिस इज द मर्क्यूरी स्पिग्मोमैनोमीटर। अभी मर्क्यूरी स्पिग्मोमैनोमीटर तो सभी को कॉमन है, सभी को पता है। मर्क्यूरी स्पिग्मोमैनोमीटर यहाँ पर ऐसा मर्क्यूरी प्रेजेंट रहता है और यहाँ पर ऐसा बॉक्स रहता है। सो यहाँ पर एक वॉल रहता है और यहाँ पर ऐसी मर्क्यूरी फिलअप किए जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ऐसे रीडिंग रहते हैं 110, 120, 130 ऐसा रीडिंग रहता है, ठीक है। और मर्क्यूरी स्पिग्मोमैनोमीटर कैलिब्रेशन के लिए सिलेंडर फिल्ड मर्क्यूरी रहती है, ठीक है। सो दिस इज द इक्विपमेंट्स फॉर यूजिंग असेसमेंट ऑफ द ब्लड प्रेशर एंड ऑल्सो टेक्निक्स फॉर यूजिंग methods for using the blood pressure. Then next one is the parts of स्पिग्मोमैनोमीटर, ठीक है। सो अभी हमको पता चला मेथड्स कैसे जो ब्लड प्रेशर मेजर किया जाता है असेस करने के लिए, और कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है। सो स्पिग्मोमैनोमीटर्स का जो एक्चुअली जो टाइप्स लेते हैं इन विच द मर्क्यूरी स्पिग्मोमैनोमीटर, ठीक है। सो मर्क्यूरी स्पिग्मोमैनोमीटर्स के हम टाइप्स देखते हैं। सो यहाँ पर डायग्राम दिया गया है एनोरॉइड और मर्क्यूरी का। सो यहाँ पर हम डायग्राम के साथ पहले तो हम पार्ट्स उसके डिटरमाइन करते हैं कौन कौन से पार्ट्स हैं। सो सिंपल यह एनोरॉइड स्पिग्मोमैनोमीटर में आपको डायग्राम दिख रही। सो दोनों में कॉमन चीज़ पहले देखते हैं, यह कॉमन चीज़ है बल्ब। सो बल्ब रहता है वहाँ पर एयर को इन्फ्लामेशन या फिर डिफ्लेमेशन करने के लिए बल्ब रहता है, इन्फ्लामेशन करने के लिए, ठीक है। सो वहाँ पर एयर को फिलअप करने के लिए एयर जो बीपी कप रहता है, सो उसको इन्फ्लामेशन करने के लिए बल्ब रहता है। द नेक्स्ट पार्ट दिस इज द कॉमन वाल्व। सो वहाँ पर वाल्व रहता है, वाल्व किस लिए, जो एयर इन्फ्लामेट किया है धीरे धीरे उसको डिफ्लामेट करने के लिए वहाँ पर वाल्व दिया जाता है। देन ट्यूबिंग, अभी ट्यूब में 2 ट्यूब्स रहते हैं, एक ट्यूब्स कॉमन रहेगी दोनों में, एक बेबी कप के लिए
बट एक स्पिग्मा मैनोमीटर में मर्क्यूरी के लिए और एनोडाइट स्पिग्मा मैनोमीटर में यहाँ पर गॉस के लिए या फिर नीडल कैलिब्रेशन के लिए, ठीक है। सो यहाँ पर गैस के लिए या फिर नीडल कैलिब्रेशन के लिए। सो यहाँ पर जो पार्ट्स थे क्लियर के, सो हम थ्योरेटिकल देखते हैं। सो पार्ट्स ऑफ स्पिग्मा मैनोमीटर, इन विच द फर्स्ट पार्ट दिस इज द कफ, सिंपली कफ भी कहते हैं और या फिर बीपी कफ भी कहते हैं। सो यहाँ पर आपको डायग्राम में दिख रहे हैं, उसको क्या कहते हैं, कफ, ठीक है। सो इन विच द कफ इट कंटेन एंड एन एयर टाइट फ्लैट रबर ब्लैडर कवर्ड विद द क्लॉथ, रबर ब्लैडर when filled squeeze arm to obstruct flow of the blood through the artery। सो जो आपको डायग्राम में दिख रहा है, जो कफ पर वहाँ पर एक्सटर्नल कवरिंग जो रहती है उसकी एक्सटर्नल कवरिंग क्लॉथ की बनी हुई रहती है और इंटरनल कवरिंग रहती है रबर की रहती है, ठीक है। और इंटरनल कवरिंग जो रबर की रहती है वो क्या करती है, जो दबाव जो आर्टरी पर जो जब भी हम आर्म पर जो बीपी कप अप्लाई करते हैं, सो उसी टाइम जो दबाव रहना चाहिए प्रेशर पर अप्लाई करके आर्टरी को एक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करने के बाद जो हमको ब्लड प्रेशर मेजर करना है, सो वहाँ पर जो एक्चुअली यूज़ करता है जो रबर ब्लैडर यूज़ करता है, ठीक है। सो दिस इज द रबर ब्लैडर फॉर यूजिंग द क्वीजिंग द आर्म ऑब्स्ट्रक्ट फ्लो ऑफ द आर्टरीज ऑफ द थ्रू द आर्टरी, ठीक है। सो फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू द आर्टरी। सो दिस इज द मैकेनिक ऑफ द बीपी कफ या फिर सिंपली कफ, ठीक है। देन नेक्स्ट वन इज द बल्ब। सो यहाँ पर आपको डायग्राम में दिख रहे हैं, यहाँ पर बल्ब्स क्या है, इट इज़ हैंडल्ड एयर पंप दैट इज यूज्ड टू पंप एयर इनटू द कफ। बल्ब जो सिंपली एयर को इन्फ्लांट करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट वन इज द मैनोमीटर, इट इज द पार्ट ऑफ स्पिग्मा मैनोमीटर दैट मेजर एयर इनटू द कफ, ठीक है। सो एक्चुअली जो सबसे इंपॉर्टेंट काम किसका है, सो मैनोमीटर का है, ठीक है। सो यहाँ पर जब एनोडाइट स्पिग्मा मैनोमीटर रहेगा, सो यहाँ पर नीडल कैलिब्रेशन रहेगा और मर्क्यूरी स्पिग्मा मैनोमीटर रहेगा, सो उसी टाइम मर्क्यूरी कैलिब्रेशन सिलेंडर रहेगा। सो दोनों में मैनोमीटर कॉमन रहेगा। सो दिस इज द मेन वर्क ऑफ दिस स्पिग्मा मैनोमीटर, दिस इज द कैलिब्रेशन ऑफ या फिर मेजरमेंट ऑफ द ब्लड प्रेशर ऑफ द बॉडी, ठीक है। देन वॉल्व, सो यहाँ पर आपको डायग्राम में दिख रहा है, दिस इज द वॉल्व, ठीक है। देन वॉल इज अलाउज फॉर कंट्रोल इन्फ्लामेशन या फिर डिफ्लेमेशन ऑफ द कफ, ठीक है। सो वॉल का सिंपली वर्क क्या है, जो हमने बल्ब से एयर इन्फ्लामेट किया है, सो उसको धीरे धीरे से डिक्रीज डिफ्लेमेशन करने के लिए वहाँ पर यूज़ करते हैं। देन ट्यूबिंग, सो देयर आर टू ट्यूब्स विच आर कनेक्टेड टू द वन इज द बीपी कफ एंड सेकंड वन इज द मैनोमीटर, ठीक है। सो देयर आर टू ट्यूब्स कनेक्टेड विद इन द कफ, सो वन इज कनेक्टेड टू द मैनोमीटर एंड अनदर अटैच्ड टू द इन्फ्लामेट द ब्लड, ठीक है। सो दिस इज द two tips present are in the diagram. So one is the to connect the manometer and second one is the for connection to the BP cuff, ठीक है। सो यहाँ पर एनोडाइट स्पिग्मा मैनोमीटर एज वेल एज मर्क्यूरी स्पिग्मा मैनोमीटर यहाँ पर क्लियर होता है, ठीक है। सो अभी नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है दिस वीडियो का, दिस इज द अल्ट्रेशन इन द ब्लड प्रेशर, ठीक है। सो अभी ब्लड प्रेशर में अल्ट्रेशन आने के बाद जो 3 टाइप्स के वहाँ पर अल्ट्रेशन होते हैं, सो देखते हैं हाइपरटेंशन, हाइपोटेंशन एंड द postural hypotension. So first alteration in the blood pressure, this is the hypertension, ठीक है। So hypertension, this is the when the blood pressure is above the normal blood pressure, so which is called as a hypertension, ठीक है। So it is a blood pressure that above normal substandard period, ठीक है। So मतलब क्या है, जो हाइपरटेंशन एक ऐसा डिसीज कंडीशन है, उसको साइलेंट किलर भी कहते हैं। और एक सब्सटेंटिव पीरियड मतलब निरंतर से ऐसा फ्रिक्वेंटली थोड़ा थोड़ा सा ऐसा ब्लड प्रेशर राइज अप होता है जैसे ही डिसीज कॉज करते हैं, ठीक है। सो दिस इज द हाइपरटेंशन एंड इट ऑफन विच इज कॉल्ड एज साइलेंट किलर। सो वैसे हमने क्लियर किया, इट द कॉज ऑफ हाइपरटेंशन इज डिसफंक्शन ऑफ द न्यूरो हार्मोनल सिस्टम, ठीक है। सो हाइपरटेंशन एक ऐसी बीमारी है जो न्यूरो हार्मोनल सिस्टम के डिसफंक्शन से भी हो जाती है। और उसमें डिसफंक्शन ऑफ न्यूरो हार्मोनल में हमने देखा था जो मैकेनिज़्म था BP रेगुलेट करता था, और उसमें एक रास मैकेनिज़्म था, ठीक है। सो जैसा ही डिक्रीज ब्लड प्रेशर होता है, सो इंक्रीज करने के लिए सो सभी उसमें रेनिन, एंजियोटेंसिन, अल्डोस्टेरोन सिस्टम कैसा वर्क करता है। सो हाइपरटेंसिव के पेशेंट में वहाँ पर जो वाटर का रिटेंशन होता है, सोडियम एब्जॉर्प्शन होता है, बहुत ज़्यादा होता है ड्यू टू डिसफंक्शन ऑफ द न्यूरो हार्मोनल सिस्टम। सो इस वजह से जो हाइपरटेंसिव पेशेंट रहते हैं, सो उनको
सोडियम का जो डाइट रहता है कम लेना पड़ता है, ठीक है। सो वहाँ पर कम नमक लेना पड़ता है जो हाइपरटेंसिव के पेशेंट रहते हैं, ठीक है। ड्यू टू न्यूरो हार्मोनल फंक्शन डिसफंक्शन है, सो वहाँ पर वाटर का रिटेंशन ज़्यादा होता है, सोडियम एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होता है, सो उस वजह से बॉडी फ्लूइड बढ़ता है और विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ब्लड वॉल्यूम एज ब्लड प्रेशर इंक्रीजेस, ठीक है। सो देयरफॉर ब्लड प्रेशर इंक्रीजेस, ठीक है। देन द ओवर एक्टिवेशन ऑफ बोथ एंजियोटेंसिन अंडरस्टैंड रिजल्ट इन द इंक्रीज द ब्लड प्रेशर, ठीक है। सो हमने क्लियर किया है जो रास मैकेनिज्म था डिसफंक्शन होता है हाइपरटेंशन के पेशेंट में, ठीक है। एंड एलिवेटेड ब्लड प्रेशर अननोन कॉज विच इज़ कॉल्ड एज प्राइमरी हाइपरटेंशन, ठीक है। सो जैसे ही बढ़ता हुआ जो दिन ब दिन जो बढ़ता हुआ ब्लड का प्रेशर रहता है नॉर्मल अमाउंट से ज़्यादा जो पर्सन में होता है, सो उस पर्सन में जो फर्स्ट जैसे ही हो हेल्थ चेकअप्स करते हैं, सो वैसे ही उनको पता चलता है जो ब्लड प्रेशर उनका दिन ब दिन बढ़ रहा है, सो वैसे पेशेंट को क्या कहते हैं, प्राइमरी हाइपरटेंसिव पेशेंट, ठीक है। एंड एलिवेटेड ब्लड प्रेशर इज नोन विच इज कॉल्ड एज सेकेंडरी हाइपरटेंसिव एंड दिस इज द नथिंग बट द स्टेज 1 स्टेज 2 पेशेंट विच इज ऑल्सो नोन एज हाइपरटेंसिव पेशेंट। और जो बड़ा हो जो एलिवेटेड ब्लड प्रेशर रहता है, सो उस पेशेंट को सेकेंडरी हाइपरटेंसिव, और जो सभी पेशेंट्स उसके आगे के सभी पेशेंट्स हाइपरटेंसिव पेशेंट रहते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर एक चार्ट दिया गया है अच्छे लर्निंग के लिए। सो उसमें कैटेगरी सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है सर 3 कॉलम में, वहाँ पर एक चार्ट दिया गया है। सो देखते हैं कैटेगरी में प्री हाइपरटेंसिव, देन स्टेज 1 और स्टेज 2 के पेशेंट। सो प्री हाइपरटेंसिव के पेशेंट में जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर रहता है 120 टू 139 mm ऑफ एच, और उसका डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर रहता है 80 टू 89 mm ऑफ एच, ठीक है। देन स्टेज 1 का जो पेशेंट रहते हैं सो उनमें 140 टू 159 mm ऑफ एच, और डायस्टोलिक रहता है 90 टू 99 mm ऑफ एच, ठीक है। देन नेक्स्ट पेशेंट, दिस इज द स्टेज 2, दिस इज सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज मोर देन और इक्वल टू 160 से इक्वल तो रहेगा या फिर उससे ज़्यादा ब्लड प्रेशर रहता है, और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर रहता है मोर देन और इक्वल टू 100 mm ऑफ एच, ठीक है। सो दिस इज द डायस्टोलिक प्रेशर ऑफ द स्टेज 2 पेशेंट ऑफ द हाइपरटेंसिव पेशेंट, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट alteration in the blood pressure which is the hypertensive, ठीक है। So this is the hypertension. The next alteration in blood pressure, this is the hypotension, ठीक है। So just opposite to the hypertension. Hypotension में क्या होता है, it is below the normal blood pressure, ठीक है। So normal blood pressure से जो लेवल रहता है उसको क्या कहते हैं, hypotensive. Hypotensive might result from the vasodilation of artery, failure of heart function as an effective pump or loss of blood volume. So hypotensive, this is the causing due to the vasodilation of the artery. So arterioles का जो vasodilation होता है, सो मतलब आर्टरी का जो डायमीटर फैलना, बड़ा होना, सो उस वजह से वहाँ पर ब्लड का प्रेशर जितने अमाउंट में रहना चाहिए सो कम होता है, या फिर उसका ब्लड लॉस का एक कॉज रह सकता है, ठीक है। सॉरी, लॉस ऑफ ब्लड वॉल्यूम, या फिर जो हार्ट का डिसफंक्शन हो जाना, ठीक है। सो दिस इज द हाइपरटेंसिव कॉज। सो जैसे हाइपरटेंशन में हमने एक चार्ट देखा था, सो वैसे हाइपोटेंशन में एक चार्ट है कैटेगरी सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सो हाइपोटेंशन का सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर लेस देन 90 mm ऑफ एच, और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर रहता है 60 mm ऑफ एच। सो 90/60 जो रेशियो रहता है mm ऑफ एच में हाइपोटेंशन के पेशेंट में रहता है, ठीक है। सो दिस इज द हाइपोटेंशन। और जो लास्ट ब्लड प्रेशर में अल्ट्रेशन आने के बाद जो उसमें अल्ट्रेशन आने के बाद जो होता है, सो दिस इज द ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन या फिर पोस्चरल हाइपोटेंशन। सो हमने थोड़ी देर पहले हमने पोस्चरल हाइपोटेंशन या फिर ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन क्लियर किया था। सो जैसे बॉडी में जैसे ही चेंजेस आएगा, मतलब पोजीशन चेंज होएगा, सो वैसे ही बॉडी चेंज या फिर पोजीशन चेंज होने के बाद ब्लड प्रेशर में वेरिएशन आता है, ड्रॉप ही होता है ब्लड प्रेशर। क्यों? ड्यू टू द ग्रेविटी, या फिर जो पेशेंट ऑर्थोस्टैटिक रहते हैं, वीकनेस रहते हैं, सो सभी कॉज कर सकते हैं। सो ऐसे ब्लड प्रेशर को ऑर्थोस्टैटिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। इट इज़ अ लो ब्लड प्रेशर एसोसिएटेड विथ वीकनेस और फेंटिंग। सो यहाँ पर ऐसे पेशेंट को वीकनेस या फिर फेंटिंग रहता है, बेहोश होता है या फिर वीकनेस होता है। एंड व्हेन वन राइजेस इरेक्ट टू पोजीशन आइदर सुपाइन टू सिटिंग और सुपाइन टू स्टैंडिंग और सिटिंग टू स्टैंडिंग। सो जो सभी पोजीशन है, सुपाइन पोजीशन लेटे हुए पोजीशन से सिटिंग पोजीशन में आना, या फिर सुपाइन पोजीशन से स्टैंडिंग पोजीशन में आना, या फिर सिटिंग पोजीशन से स्टैंडिंग पोजीशन से आना। सो सभी पोजीशन में बॉडी का अलाइनमेंट चेंज होगा, बॉडी का पोस्चर चेंज होगा, उसी के साथ बॉडी का पोजीशन चेंज होगा। बट ब्लड सो इस सभी पोजीशन में जैसे ही पोजीशन चेंज होता है, बॉडी के ब्लड प्रेशर में वेरिएशन आते हैं। सो मोस्ट पीपल ऑफ पोस्चरल हाइपोटेंशन आर ओल्डर अडल्ट
patient who have been prolonged bed rest and those who are dehydrated or significant blood loss. सो फ्रेंड्स पोस्चरल या फिर ऑर्थोस्टैटिक ब्लड प्रेशर हाइपोटेंशन के जो पेशेंट रहते हैं, सो मोस्ट ऑफ ओल्डर अडल्ट के रहते हैं, ठीक है। सो उनके ओल्डर अडल्ट में इलास्टिसिटी, उसमें स्ट्रेच एंड डिस्टेंस की प्रॉपर्टी लाइक रहती है, कम रहती है। वैसे ही प्रोलॉन्ग्ड बेड रेस्ट वाले पेशेंट जो लंबे समय से बेड रेस्ट ले रहे हैं, देन डिहाइड्रेटेड पेशेंट जो वाटर कम लेते हैं, और ब्लड लॉस, ये भी एक कॉज हो सकता है पोस्चरल हाइपोटेंशन का या फिर ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, ठीक है। सो फ्रेंड्स यहाँ पर वाइटल साइंस, हमारा वाइटल साइंस यूनिट, ठीक है, 7 पार्ट्स में यहाँ पर क्लियर होता है। वाइटल साइंस 7 पार्ट में यहाँ पर क्लियर होता है। यहाँ पर हमने इस पार्ट में ब्लड प्रेशर, उसमें ब्लड प्रेशर वेरिएशन, देन उसके फैक्टर अफेक्टिंग, देन उसका मेजरमेंट, असेसमेंट, सभी टॉपिक्स यहाँ पर हमने ब्लड प्रेशर इस 7 पार्ट में वाइटल साइंस के क्लियर किए। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमारा वाइटल साइंस एंड होता है। सो थैंक यू फ्रेंड्स। और नेक्स्ट यूनिट हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम लेंगे। बट फिलहाल यह वीडियो कैसा लगा, हमारा वाइटल साइंस 7 पार्ट ब्लड प्रेशर का, कमेंट करके बताएगा। सो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो नेक्स्ट वीडियो हम हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम पर बनाएंगे। सो तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स। सो नेक्स्ट वीडियो आने तक टेक केयर, विश ऑल द बेस्ट, थैंक यू फ्रेंड्स।